वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। हम लोग एक सीरीज लेके चलने वाले हैं और ये सीरीज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इसमें हमारा जो पहला लेक्चर है वो रिलेटेड है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो वीडियो या ये कहें ये जो पूरी जो हमारी श्रृंखला चलेगी इन वीडियो लेक्चर का, वो क्या कवर करेगा। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी, बीपीएससी और आरएस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटी सब्जेक्ट को हमें बहुत बारीकी से और इसके जितने भी डायमेंशंस हैं पूरी ए टू जेड हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उन कन्फ्यूजन्स को जो है वो दूर करना। तो जो भी यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी, बीपीएससी और राजस्थान पीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है जो कवर करेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो संविधान सभा होती है उसकी डिमांड कब से प्रारंभ होती है। इसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो फीचर्स हैं या जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कितने लोग थे, कहाँ कहाँ से कैसे उसकी जो है वो संगठित किया गया था, गठन किया गया था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली स्लाइड है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या ये करें संविधान सभा की मांग कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1934 में, 1934। एम एन रॉय वो पहले शख्स होते हैं जो पहली बार ये उनके दिमाग में ये विचार आता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा भारत के लिए होनी चाहिए। तो एम एन रॉय के दिमाग में ये पहला विचार आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए होनी चाहिए। वो कब आता है? 1934 में। इसके बाद 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियल डिमांड करती है, आधिकारिक रूप से डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के लिए। और संविधान सभा किसके लिए? भारत के संविधान के निर्माण के लिए। अब ये कहानी आगे बढ़ती है 1938 में, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ये मानना था कि भारत के लिए एक संविधान तो होना ही चाहिए, या ये कहें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान होना ही चाहिए। और ये संविधान कैसा है? बिना किसी बाहरी के हस्तक्षेप के बिना ये संविधान का निर्माण होना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, जो संविधान सभा हो, वो इलेक्टेड हो। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है वयस्क मताधिकार। ठीक है, जो भी वयस्क पॉपुलेशन है, जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठित की जाएगी, जो उसके जो मेंबर होंगे, वो इनके द्वारा चुन के आए। ये विचार था पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1938 में। अब इसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर में, क्या अगस्त ऑफर 1940 में पहली बार ये जो डिमांड है वो एक्सेप्ट की जाती है। डिमांड फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार ये प्रपोजल कब एक्सेप्ट करती है, तो वो अगस्त ऑफर 1940। अब बात आता है वर्ष 1942 का। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत में। और 1942 का टाइम वो है जो वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा होता है। ठीक, तो क्रिप्स मिशन में बात ये रखी गई, या ये कहा जाए कि जो क्रिप्स मिशन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रपोजल लेके आता है। प्रपोजल में ये बात रहती है कि
इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण करने की बात है, इसको हम अभी नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या किया, इस बात को नहीं माना। उनका कहना यह था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसके समाप्त होने के बाद हम इस पे बात करेंगे, ठीक। और उसी समय जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, उसका आइडिया ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, संविधान सभा बने, वो एक नहीं बननी चाहिए, कितनी बननी चाहिए, दो। भारत के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग। तो उनकी बात, मतलब मुस्लिम लीग की बात, ये नहीं मानी गई। अब आता है ईयर 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और ये जो है एक नया प्रपोजल आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट करने की बात की जाती है। और नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो है वो फॉर्म की जाती है, मतलब उसकी स्थापना की जाती है। और 9 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। और मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि भारत के लिए अलग संविधान सभा और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा, ये प्रपोजल भी या ये जो विचार था मुस्लिम लीग का, उसको भी कैबिनेट मिशन ने नहीं माना। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, देखिए, टोटल जो स्ट्रेंथ थी, टोटल सीट जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की, 389, 389, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को अलग अलग सीटें दी गई थी। ब्रिटिश इंडिया को जो टोटल सीट मिली थी वो 296 सीट्स और प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स, कितने, 93 सीट्स। अब जो ब्रिटिश इंडिया है वो दो भागों में बटा था। एक गवर्नर प्रोविंसेस, कितने थे, 11, ये नंबर याद रखिएगा, 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे। तो जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे उनमें सीटों का जो एलोकेशन किया गया था, जो सीटें जो दी गई थी वो 292, और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वो हर एक कमिश्नर प्रोविंसेस से एक एक मेंबर थे। तो 4 प्रोविंसेस से कितने हो गए, 4 मेंबर। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, टोटल सीट 93 सीट प्रिंसली स्टेट, 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से और 292 मेंबर्स जो है 11 गवर्नर प्रोविंसेस से। अब इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 389 सीट्स। अब जो सीट का जो एलोकेशन किया गया था वो हर 10 लाख पॉपुलेशन पे, लगभग 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट का निर्धारण किया गया था। कितना, 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख पे लगभग एक सीट एलोकेट की गई थी। ओके, ये तो रिप्रेजेंटेशन था, और ये रिप्रेजेंटेशन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट दोनों के लिए था। ठीक है, अब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको 3 मेन कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया था। तो वो 3 मेन कम्युनिटीज क्या थी, एक मुस्लिम्स कम्युनिटी, दूसरा सिख, और तीसरा जो ग्रुप बनाया गया था वो जनरल का। और जनरल में आएंगे कौन, मुस्लिम और सिख को छोड़ के जितने भी वो सब जनरल में। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस 3 मेन कम्युनिटी, कौन सी, मुस्लिम, सिख और जनरल। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग आए थे वो इलेक्टेड थे कि नॉमिनेटेड थे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड दोनों बात करेंगे, मतलब आंशिक तरह से वो चुन के भी आए थे और कुछ जो है वो नॉमिनेट हो गए आए थे। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, समझ रहे हैं, जैसे ऊपर ब्रिटिश प्रोविंस से जो लोग आए थे वो कैसे आए थे। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, और मेथड ऑफ वोटिंग जो था वो पीआर विथ एसटीवी था। पीआर विथ एसटीवी का मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम।
इसको आने वाले लेक्चर में स्पेशल हमारा वीडियो रहेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब ये तो इलेक्शन करने का वो तरीका था। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर आए थे वो कैसे आए थे, इलेक्टेड आए थे, राइट। अब दूसरा जो था प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो नॉमिनेटेड थे, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड, ठीक। और ये नॉमिनेशन करता कौन था, उस प्रिंसली स्टेट का जो हेड था, जो प्रिंसली स्टेट का जो हेड हुआ करता था वो नॉमिनेट करता था कि ये जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे। तो ये दोनों तरीके थे, इलेक्टेड भी था और नॉमिनेटेड भी था, ठीक है। जो ब्रिटिश प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां पे इलेक्शन हुआ, और जो प्रिंसली स्टेट थे वहां पे नॉमिनेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के मेंबर के लिए। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसका इलेक्शन हुआ कब था। जुलाई और अगस्त 1946 के इन मंथ में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का इलेक्शन होता है, जिसमें से जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होते हैं वो 296 अलॉट की जाती है। अब 296 सीट के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 208 सीट जीत के आती है, मुस्लिम लीग 73 सीट्स जीत के आती है, और जो छोटे मोटे जो ग्रुप थे स्वतंत्र रूप से वो 15 सीट लेके आते हैं। कितना, 15 सीट्स। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये नंबर होगा 296, ओके। अब जो 93 सीट्स थे जो कि प्रिंसली स्टेट को एलोकेट किए गए थे वो फिल नहीं हुए। अब यहाँ पे आपसे कारण पूछेगा क्यों नहीं, क्योंकि वे अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग रखा उन्होंने, ठीक है, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्शन हुआ वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, तो कैसा इलेक्शन था, इनडायरेक्ट, ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। और एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं किया गया था। जैसा हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन था हर 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट निर्धारित की गई थी, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन उठा चुकी है, बना चुकी है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस संविधान सभा में वो कहां से था। तो भारत के, इंडियन सोसाइटी के, भारतीय समाज के हर एक वर्ग से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, एससी, एसटी, इंक्लूडिंग वीमेन, ठीक है। हर सेक्शन से, हर वर्ग से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रतिनिधित्व था, ठीक। और एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा टोटल महिलाओं की संख्या थी 15, ओके। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखिए जो उस समय जो संविधान सभा गठित हुई उसमें उस समय के जितने भी मुख्य या बहुत ही प्रमुख जो लोग थे वो सब थे, और जो नहीं थे वो केवल और केवल महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कभी भी नहीं रहे, तो ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी संविधान सभा के मेंबर कभी नहीं रहे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, संविधान सभा को लेके, ठीक। आगे इसी क्रम में हम लोग बातें करते रहेंगे पॉलिटी को लेके, या ये कहें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके, भारत के संविधान को लेकर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर और अपने सुझाव जरूर हमें बताएं, जिससे आगे हम और इसमें सुधार करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।